नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ जो कि 52 है, जिसके अंतर्गत स्वर की बात करें तो स्वरों की संख्या इसमें से 11 है। अगर आपसे पूछे कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर यहीं पर आपसे पूछे कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन जो कि तीनों प्रकार की सा ये वाली, षटकोण वाली सा और सरौता वाली सा और हा, ये चारों व्यंजन जो कि ऊष्म व्यंजन होते हैं, यानी कि जिनके उच्चारण में गर्म वायु मुख से बाहर निकले उन्हें वो ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगर संयुक्त व्यंजन पूछे कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, जो कि छा, छतरी वाली, त्रा, ज्ञा और सा, ये 4 जो कि संयुक्त व्यंजन होते हैं। अयोगवाह अगर पूछे तो अंगा और आह, ये 2 अयोगवाह होते हैं। इस तरीके से कुल वर्णों की संख्या जो कि 52 होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो शुद्ध विराम चिन्ह वाक्य जिसमें है काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अर्धविराम का उपयोग किया गया है, उसके बाद पूर्ण विराम लगाया गया है, बाकी यहाँ पर नहीं प्रयोग किया गया है किसी में भी। तो राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द पहचानिए। मीठा, मधुर, चतुर या चातुर्य। तो इनमें से संज्ञा शब्द हो जाएगा चातुर्य। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। शेष तीनों दिए गए विकल्प जिनमें मीठा, मधुर, चतुर, ये सभी जो कि विशेषण हैं, ना कि संज्ञा हैं, ठीक है। अगला, संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी, डॉक्टर दीमशिष्य और जॉर्ज ग्रियर्सन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर दीमशिष्य के द्वारा संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया गया है। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। अगला, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? 1 है, 4 है, 5 है या फिर 3 है? तो इस वाक्य में 3 विशेषण हैं। वाक्य देखें तो कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, ठीक है, जिसमें अंतिम हो जाएगा, सर्वोच्च हो जाएगा और ध्येय हो जाएगा। ये 3 विशेषण इस वाक्य में हैं, जिसमें कला और सौंदर्य विशेष से हैं, ठीक है। अगर विशेष से पूछता तो विशेष से 2 हैं और विशेषण 3 हैं, जिसमें कला और सौंदर्य ये दोनों विशेष से हैं और अंतिम, सर्वोच्च, ध्येय ये तीनों विशेषण हैं। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या अपूर्ण क्रिया कहते हैं। तो जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? जूता, आज, भीतर, यहाँ। तो इनमें से अव्यय शब्द जूता नहीं है, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आज, यहाँ, भीतर ये तीनों जो कि अव्यय शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, और एक यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अव्यय के भेद कितने होते हैं? तो ध्यान रखेंगे, अव्यय के 4 भेद होते हैं, जिसमें से पहला होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, टोपी, उदासी या फिर पहिया। तो इनमें से पहिया जो कि इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। पहिया अकारांत पुल्लिंग शब्द है, जबकि नदी, टोपी, उदासी ये सभी इकारांत संज्ञा जो कि स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। अगला, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? तलवार, तलवारें, चूहा, चूहे, थैला, थैले, मेहमान, मेहमानों।
तो राइट ऑप्शन इसका पूछा गया है कि कौन सा युग्म असंगत युग्म यानी कि सही नहीं है, तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी। ठीक है, अगला, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, इनमें से कोई नहीं। तो सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, इस वाक्य में आसन्न भूतकाल हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी इसका होगा, क्योंकि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे कि उदाहरण अगर दूसरा देखें तो इसका दूसरा उदाहरण होगा कि मैंने मिठाई खाई है, यानी कि अभी कुछ देर पहले मिठाई खाई है, तो आसन्न भूतकाल हो जाएगा। मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तवाच्य है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो मुझसे अब नहीं चला जाएगा इस वाक्य में भाववाच्य हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है यानी कि सही नहीं है? तो कर्म का क्या विभक्ति हो जाएगी? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, क्योंकि कर्म को करण से, अपादान से पृथक के लिए यानी कि अलग से हो रही या अधिकरण में पर होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी पे अधिकार रखती है, जैसे कि पुस्तक मेज पर रखी है, तो यहाँ पर या में अधिकरण की विभक्ति होती है, ना कि का होता है। तो राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आंसू, आंख, आशीष, या फिर अक्षर? तो इनमें से तत्सम शब्द है अक्षर, डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका अगर तद्भव देखेंगे तो इसका तद्भव होता है आखर। ठीक है, और वहीं आंसू का अगर तत्सम देखेंगे तो आंसू का तत्सम होता है अश्रु। ठीक है, और आशीष का तत्सम होता है आशीष। इस तरीके से षटकोण वाली सा लगती है, ये आशीष होती है। और आंख का जो तत्सम होता है वो होता है अच्छे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। निम्न में से किस क्रिया विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है? तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग कौन से शब्दों में किया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परित्यक्ता और अनुनादित, इन दोनों में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगर परित्यक्ता में बात करें तो इसमें परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जबकि त्यक्त इसका मूल शब्द है। वहीं पर अगर अनुनादित की बात करें तो इसमें अनुनादित यानी कि इसमें नाद जो कि मूल शब्द है और इत इसमें प्रत्यय हुआ है, इत प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है। तो राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ई, ली, आली, या फिर अली? तो इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला, जीवन में उत्साह बना रहना, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। तो उत्साह का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वित्साह, निरुत्साह, हतोत्साह, या फिर प्रोत्साह? तो उत्साह का सही विलोम शब्द हो जाएगा निरुत्साह। राइट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? अर्क, पीयूष, मधुर, या फिर विष? तो अमृत का विलोम शब्द होगा विष। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। वहीं पर अगर मधुर का विलोम शब्द देखें तो मधुर का विलोम शब्द होगा कटु या फिर कर्कश, ये ध्यान रखेंगे। और पीयूष का विलोम शब्द हो जाएगा विष, या विष का विलोम शब्द होगा पीयूष। तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, रामू बेहद गरीब है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो गरीब शब्द का पर्यायवाची इन ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तो निर्धन हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। अगला, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द जो कि पार्वती होगा। ठीक है, अगर इसके अन्य पर्यायवाची शब्द देखें तो इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जिनमें गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी,
ये अन्य इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्वती। अगला, आंख में अंजन दांत में मंजन वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? रात, काजल, लेप या फिर माया। तो आंख में अंजन और दांत में मंजन इस वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द जो कि काजल का अर्थ व्यक्त करता है। राइट ऑप्शन 20 का होगा। समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? कंधा, हिंसा, दसन दर्शन, दमन दामन या भौरा सखी। तो अली अली इसमें सही अर्थ हो जाएगा कि भौरा सखी, यानी कि अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सखी। तो राइट ऑप्शन डी इसका होगा। ठीक है। अगला, वह स्थान जहां से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? तो इस वाक्य के लिए उचित शब्द हो जाएगा यमुनोत्री। राइट ऑप्शन 20 का होगा। ठीक है। और वह स्थान जहां से गंगा निकलती है उसे गंगोत्री कहा जाता है। और पर्वत जिसके पीछे से सूर्य का उदय होता है उसे उदयांचल कहते हैं। और पर्वत जिसके पीछे सूर्य अस्त होता है उसे अस्तांचल कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। बिना देखरेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो बिना देखरेख का जानवर, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनेर। राइट ऑप्शन सी है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, आप लोग ध्यान रखेंगे। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आएगा, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण आएगा, उसी वर्ग का चौथा वर्ण आएगा या उसी वर्ग का पहला वर्ण आएगा। तो संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण में कोई परे अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण प्रयोग करेंगे। तो राइट ऑप्शन 20 का हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर इसका कोई उदाहरण देखें तो यदि का, चा, टा, ता और पा के बाद ना या फिर मा आए तो का, चा, टा, ता, पा अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि अगर वाकमय होगा, वाक्यमय संधि करें तो वाक और प्लस मय, तो इसका हो जाएगा वाग मय। तो ये का जो कि पांचवें वर्ण में अपने बदल जाएगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन 20 का होगा। किस युग में अशुद्धि है? तो इसमें अशुद्धि जो कि राइट ऑप्शन डी होगा। प्रतिवर्ष इसमें कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है। प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास है। बाकी दाल रोटी में द्वंद्व समास है। सत सही में द्विग समास है क्योंकि पहला पद संख्यावाचक है सत। और आजन में अव्ययी भाव समास है। प्रतिवर्ष में कर्मधारय समास नहीं है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। तो राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो महादेवी छायावादी कवित्री हैं। जब भी आप आओ मुझे मिले, ये भी गलत है वाक्य। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हूँ, ये भी गलत है। रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, तो वाक्य ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगर महादेवी छायावादी कवित्री हैं, इसका सही वाक्य करें तो महादेवी छायावादी कवयित्री हैं, ना कि कवयित्री। कवित्री किस तरीके से लिखा जाएगा? तो कवित्री ये सही लिखा है, यहाँ पर ये गलती है। अंक की बूंदी यहाँ पे लगेगी, है होगा ना कि है होगा। और इस वाक्य को अगर सही करें कि जब भी आप आओ मुझे मिलें, तो आप जब आएँ तो मुझसे मिलें, ये इसका सही वाक्य होगा। और आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, तो आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ये गलत है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, ये सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन डी है इसका। विभाव के दो प्रकार कौन कौन से हैं? आलंबन उद्दीपन स्थायी संचारी, अनुभाव स्थायी या फिर आलंबन संचारी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विभाव के दो प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। कमला में कौन सा गढ़ रूप है? जगड़, रगड़, मगड़ या फिर सगड़। तो कमला में सगड़ गढ़ रूप है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला,
मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या फिर यमक अलंकार? तो इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। राइट ऑप्शन 20 का हो जाएगा। काव्य रीति के भेद कितने होते हैं? 2, 4, 8, 3। तो किसी भी काव्य की रचना के लिए कवि द्वारा जिस शैली का प्रयोग किया जाता है उसे ही काव्य रीति कहते हैं। इसके भेद जो कि 3 भेद होते हैं, जिनमें पहला वैदर्भी भेद होता है, वैदर्भी, ठीक है, और दूसरा गौड़ी भेद होता है, तीसरा जो कि पांचाली भेद होता है। तो ये 3 काव्य भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। होनहार विरवान के होते चिकने पात, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या हो जाएगा? होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है, होनहार व्यक्ति हमेशा दोषों के दोष निकालता है, होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है, होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन से ही दिखाई दे जाती है। तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, इसका अर्थ उचित विकल्प चुनिए। बिल्ली को सजाना, घंटी सुनने के मजे लेना, अपने को संकट में डालना या बिल्ली को क्रोधित करना? तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि अपने को संकट में डालना। राइट ऑप्शन सी होगा। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 2, 4, 5 या फिर 3? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। राइट ऑप्शन 20 का हो जाएगा। अगर कालखंडों की बात करें तो पहला जो कि आदिकाल है, आदिकाल है। अगर इसका समय पूछे तो 1050 से लेकर 1375 तक है। दूसरा कौन सा काल है? तो दूसरा जो कि भक्ति काल है। इसका समय पूछे तो 1375 से 1700 तक है। तीसरा जो कि रीतिकाल है, रीतिकाल का समय 1700 से लेकर 1900 तक है। और चौथा जो कि आधुनिक काल है, आधुनिक काल, इसका समय 1900 से लेकर 1984 तक है। ठीक है, तो ये 4 काल हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हैं। हिंदी साहित्य के 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे गद्यांश से इसको पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है और उसकी पराधीनता व्यक्ति की परतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसे स्वतंत्रता राष्ट्र की सीमाओं में जन्म लेने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह होना स्वाभाविक है। राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता की अनिवार्य शर्त है देश को प्राथमिकता, भले ही हमें स्व को मिटाना पड़े। महात्मा गांधी, तिलक, सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु वे अपने निश्चय में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भुलाकर कार्य करना चाहिए, तभी उसकी नीतियां, रीतियां राष्ट्रीय कही जा सकती हैं। जब जब भारत में फूट पड़ी तब तब विदेशियों ने शासन किया, चाहे जातिगत भेदभाव हो या फिर भाषागत। तीसरा व्यक्ति उससे लाभ उठाने का अवश्य यत्न करेगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। आदमी अपने अह में सिमटता जा रहा है, फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का अभाव परिलक्षित हो रहा है। यदि हमारे राजनेता अपने स्वार्थ के लिए संस्कृत के इस मूल संदेश को भूलकर देश की जनता को गलत दिशा देंगे, तब देश के अंदर अस्थिरता, फूट, अंतर्विरोध, गृह युद्ध जैसे हालात जन्म लेंगे और इसका फायदा अन्य बाहरी देशों को ही होगा। अतएव एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें इस बात की गहराई को समझते हुए तुच्छ मतभेदों को त्याग कर अपने मत का सदुपयोग करना चाहिए, जिससे चुने गए हमारे प्रतिनिधि राष्ट्र के लिए निर्माणात्मक दिशा दे सके।
जाति, भाषा और धर्म से ऊपर उठकर और नेताओं के भाषणों से प्रभावित हुए बिना हमें विवेकपूर्ण देश के उत्थान में अपना सहयोग देना चाहिए। तो ये गद्यांश था। इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? तो ये व्याकरणिक इकाइयां हैं जो कि संज्ञा है, विशेषण है, सांस्कृतिक, राष्ट्र संज्ञा है और विरासत ये भी संज्ञा है। तो राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अंतर्विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? तो अंतर्विरोध जो कि शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अंतः प्लस विरोध, यानी कि अंतर्विरोध, तो विसर्ग संधि यहाँ पर होगी। अगला, व्यक्ति की दृष्टि कब संकुचित हो जाती है? जब व्यक्ति राष्ट्रीयता को स्व से ऊपर रखकर सोचता है, जब व्यक्ति राजनेताओं के भाषणों से प्रभावित होकर विवेक पूर्वक उनको वोट देता है, जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है, जब राजनेता जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वायदे करने लगते हैं, तो व्यक्ति की दृष्टि जब संकुचित हो जाती है, जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य होता है? धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को बुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें, या हम अपनी जाति, संप्रदाय और बिरादरी के उत्थान का ध्यान रखते हुए मतदान करें? ये भी गलत है। सभी राजनेता एक जैसे ही होते हैं, इसलिए किसी को भी ये भी नहीं, बात ही नहीं की गई इसकी। हम नेताओं के भाषणों को बिल्कुल भी नहीं सुने और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नेता को वोट दें, तो ये भी गलत होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कि एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य होगा कि धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को बुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को ही मतदान करना चाहिए। तो राइट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। साथियों, आपको गद्यांश के प्रश्न इस तरीके से देना है कि जो भी आपके ऑप्शन में बात कही गई है वो बात उस गद्यांश में कही गई है या नहीं। अगर कही गई है तभी उसको सही उत्तर मानना है, अगर नहीं कही गई है तो आपको उत्तर अपने विवेक से नहीं देना है, क्योंकि गद्यांश के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको अच्छे से ध्यान में रखें और जब भी गद्यांश को करें तो गद्यांश को भली भांति एक बार अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, ताकि जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये चीज गद्यांश में यहाँ पर थी, तो उसको एक बार फिर से पढ़ के रिवाइज करके उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसके अंतर्गत यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराया गया। दोस्तों, ऐसे ही जीके, जीएस और यूपी जीके के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराई जा रही हैं, जो कि आपके यूपी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद साथियों।